प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पार्ट 1 शीत युद्ध का दौर के अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे और इसका पहला टॉपिक है निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधाएं। कल हमने पढ़ा था निशस्त्रीकरण क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। आज हमें निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णन करेंगे। वे कौन से कारण हैं या कारक हैं जो निशस्त्रीकरण को सफल नहीं होने दे रहे और उनको कैसे समाधान किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें निशस्त्रीकरण के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं इसको स्पष्ट करते हैं। और सबसे पहले जो बाधा है वो है हमारी आतंकवाद की चुनौती। आज विश्व का प्रत्येक देश आतंकवाद से पीड़ित है और आतंकवाद से निपटने के लिए विश्व के सभी देशों को हथियारों की आवश्यकता है, क्योंकि आतंकवादी आधुनिक हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं और उनसे निपटने के लिए विभिन्न देशों को आधुनिक हथियारों की आवश्यकता है। 9/11 एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था और यह हमला अमेरिका पर किया गया 11 सितंबर 2001। 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के आतंकवादियों ने अमेरिका पर हमला किया और इस हमले में अमेरिका में भारी जान माल की क्षति हुई। इस के कारण अमेरिका ने विश्व से आतंकवाद की समाप्ति का निर्णय लिया और अमेरिका ने सभी देशों के सहयोग से आतंकवाद को समाप्त करने की पहल की और विश्व के सभी देश एक मंच पर इकट्ठे होकर आतंकवाद के विरोध में उतरे। तो इसलिए क्योंकि आतंकवादी बड़े आधुनिक हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं और उनसे निपटने के लिए प्रत्येक देश को आधुनिक हथियार चाहिए, तो ये एक आतंकवाद है, ये निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधा है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है अविश्वास पूर्ण वातावरण। बहुत से ऐसे देश हैं जो परमाणु हथियारों का निर्माण कर चुके हैं और जो एक दूसरे पर अविश्वास रखते हैं और इस अविश्वास के कारण ये अपने हथियारों को समाप्त नहीं करना चाहते। जैसे इसका एक उदाहरण है अमेरिका और रूस। दोनों देश परमाणु संपन्न देश हैं और दोनों देश प्राचीन प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध के बाद से ही एक दूसरे पर अविश्वास रखते हैं। दोनों देश परमाणु संपन्न शक्तियां हैं। अमेरिका ने 1952 में ही परमाणु परीक्षण कर लिया था और रूस ने उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1953 में परमाणु हथियारों से भी भयंकर शक्तियां निर्माण कर ली थी। तो ये दोनों देश एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते कि एक देश सोचता है कहीं उसने परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया तो दूसरा देश उस पर आक्रमण कर सकता है, इसलिए ये परमाणु हथियारों को समाप्त करना नहीं चाहते। तो अगर किसी देश को दूसरे देश से खतरा है या अविश्वास है तो वह अपने हथियारों को समाप्त नहीं करना चाहेगा, इसलिए अविश्वास पूर्ण माहौल निशस्त्रीकरण के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। तीसरा हमारा पॉइंट है आपसी प्रतिस्पर्धा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही विश्व की दो शक्तियों अमेरिका और
सोवियत संघ के बीच व्यापारिक, राजनीतिक, सैनिक प्रतिस्पर्धा जारी है और इसके साथ ही हथियारों के निर्माण की प्रतिस्पर्धा में भी दोनों देश बहुत आगे बढ़ चुके हैं। दोनों देशों ने न केवल परमाणु बम का परीक्षण कर लिया है बल्कि हाइड्रोजन बम भी दोनों देश बना चुके हैं। तो इन देशों की आपसी प्रतिस्पर्धा भी कहीं ना कहीं निशस्त्रीकरण के मार्ग में एक बाधा है। आज एक देश अगर हथियारों का निर्माण कर रहा है तो दूसरा देश भी उसकी प्रतिस्पर्धा में हथियारों का निर्माण करता है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर मेरे पड़ोसी देश के पास भयानक हथियार है तो वह हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है और उसके आक्रमण से बचने के लिए हमें भी हथियारों का निर्माण करना चाहिए। इसलिए आपसी प्रतिस्पर्धा निशस्त्रीकरण के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। चौथा पॉइंट है हमारा अनुपात की समस्या। इस समस्या को समझिए। अनुपात की समस्या क्या है कि जो विश्व के जो देश हैं जिन्होंने परमाणु हथियार बना लिए हैं उन देशों को किस अनुपात में परमाणु हथियार समाप्त करने के लिए कहा जाए, किस अनुपात में वे अपने हथियारों को रखें तथा किस अनुपात में हथियारों को नष्ट करें, यह निर्धारित करना एक कठिन समस्या है। इसलिए निशस्त्रीकरण के मार्ग में अनुपात की समस्या एक बड़ी बाधा है। इस लास्ट पॉइंट है हमारा राजनीतिक समस्याएं। विश्व में अनेक ऐसी राजनीतिक समस्याएं हैं जिनके कारण निशस्त्रीकरण नहीं हो पा रहा है, जैसे उत्तरी कोरिया और दूसरा उसका पड़ोसी मुल्क आपस में एक दूसरे को शत्रु मानते, जैसे भारत और चीन दोनों एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं और शत्रु मानने के कारण कई बार ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जो राजनीतिक समस्याएं कहलाती हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या। कश्मीर समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के समय ही पैदा हुई और आज तक एक समस्या बनी हुई है जिसका कोई आज तक समाधान नहीं हुआ। इस प्रकार की समस्याएं विश्व के विभिन्न देशों के बीच हथियारों का निशस्त्रीकरण के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। तो इस प्रकार से हमारे निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधाएं स्पष्ट हुई। और अगला हमारा टॉपिक है वो है नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता। पहले मैं आपको नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था या व्यवस्था नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था इसको स्पष्ट करूंगा, इसका क्या अर्थ है और इसकी आवश्यकता हमें विश्व के विभिन्न देशों को क्यों पड़ी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व के 5 प्रमुख देशों ने, जिसमें अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन, इन देशों ने ब्रेटन वुड नामक स्थान पे ब्रेटन वुड नीति को अपनाया और यह नीति एक ऐसी नीति थी जो इन विकसित देशों को आर्थिक विकास के लिए अग्रसर करती थी। वास्तव में यह नीति अमेरिका की नीति थी, लेकिन इन 4 महाशक्तियों का इसे समर्थन प्राप्त था। इस नीति के कारण 1970 के दशक तक विश्व के विकसित देश और अधिक अमीर हो गए और अधिक विकसित हो गए और जो गरीब देश थे वो और अधिक गरीब।
इस नीति के कारण इन देशों के व्यापार और आर्थिक विकास में अत्यधिक वृद्धि हुई और जो अन्य देश थे उनके व्यापार और आर्थिक विकास में काफी कमी आई। इसलिए 1970 के दशक में विश्व के विकासशील देशों ने एक मांग उठाई कि जो वर्तमान अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है या व्यवस्था है वो भेदभावपूर्ण है, इसमें बदलाव किया जाना चाहिए और इसके स्थान पर एक नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए और वह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ऐसी हो कि विश्व के प्रत्येक देश को विकास के अवसर प्राप्त हो। कोई न केवल विकसित देश ही विकास कर पाए बल्कि कमजोर और विकसित अविकसित देश भी विकास कर पाए। तो जो वर्तमान व्यवस्था थी उसको बदलकर एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना जो विश्व के सभी देशों को विकास के समान अवसर प्रदान करे, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कहलाती। इस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मांग के क्या कारण थे उनको हम इस टॉपिक में अब स्पष्ट करेंगे और उसका पहला सबसे कारण है नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का, वह है वर्तमान व्यवस्था अन्यायपूर्ण। जैसा कि मैंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ब्रेटन वुड व्यवस्था अपनाई गई उसने विकसित देशों को और अधिक अमीर बनाया, उनके का आर्थिक और औद्योगिक विकास अधिक हुआ। तो जो वर्तमान में जो ब्रेटन वुड व्यवस्था थी वह भेदभावपूर्ण थी, उससे केवल विकसित देशों का विकास हो रहा था जबकि विकासशील और कमजोर राष्ट्र पिछड़ते जा रहे थे। इसलिए विकासशील देशों ने नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की। दूसरा जो हमारा पॉइंट है अमीरी गरीबी की बढ़ती खाई। वर्तमान व्यवस्था के कारण विश्व के विकसित देश और अधिक अमीर हो गए और अविकसित या विकासशील और गरीब देश और अधिक गरीब हो। अब देश के 15% औद्योगिक संसाधनों पर विकासशील देशों का कब्जा था और 85% औद्योगिक संसाधनों पर केवल विकसित देशों का अधिकार था। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें 80% विकसित और विकासशील देशों का 20% संसाधनों पर कब्जा था, जबकि 20% विकसित देशों का 80% संसाधनों पर कब्जा था। इसलिए अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ी और कमजोर और विकासशील राष्ट्रों ने नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मांग की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विश्व बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में अमेरिका का व्यवधान। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो विश्व के विभिन्न देशों को आर्थिक सहायता दी जाती है उसमें अमेरिका का दबदबा था और अमेरिका नहीं चाहता था कि विकासशील देशों को ये वित्तीय संस्थाएं अधिक सहायता दे, इसलिए वह इनको प्रदान की जाने वाली सहायताओं में रोड़ा अटकाने का कार्य करता था। इसलिए विश्व के विकासशील देशों ने नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। अगला पॉइंट है हमारा विकासशील देशों के प्रस्तावों की उपेक्षा। विकासशील देश जो वित्तीय संस्थाएं हैं या वित्तीय विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनके सामने जो अपने प्रस्ताव या मांगे रखते थे उनकी अनदेखी की जाती थी और विकासशील देशों द्वारा भी वो बार बार मांग की जाती थी, लेकिन विकसित देश इन मांगों की तरफ ध्यान देने की
चेष्टा नहीं कर रहे थे। और विशेष तौर पर अमेरिका, जिसके प्रभाव में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष काम कर रहे थे, इन विकासशील देशों के प्रस्तावों की अनदेखी कराने का कार्य कर रहा था। पांचवा है हमारा आर्थिक उपनिवेशवाद। वर्तमान अर्थव्यवस्था आर्थिक उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रही थी, क्योंकि विकासशील देश लंबे समय तक उपनिवेशवाद के शिकार रहे थे और उनका आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक शोषण हुआ था। वो ये नहीं चाहते थे कि वो दोबारा से उपनिवेशवाद का शिकार हो जाए या आर्थिक उपनिवेशवाद का शिकार हो, इसलिए उन्होंने नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मांग की। अगला हमारा टॉपिक है नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की विशेषताएं। जो नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अपनाई गई उसकी विशेषताएं क्या थी, उसमें क्या खूबियां थी, उसको हम इस टॉपिक में स्पष्ट करेंगे। और सबसे पहला हमारा जो है इसकी विशेषता है वो है विश्व के आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्धारण। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्व के 20% देशों का 80% संसाधनों पर कब्जा था और 80% विकासशील देशों का 20% संसाधनों पर कब्जा। इसलिए जो ये वर्तमान व्यवस्था थी इसका पुनर्निर्धारण करने की आवश्यकता थी और जो नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था थी या व्यवस्था थी उसके तहत इस व्यवस्था का पुनर्निर्धारण करने का कार्य किया गया। दूसरा है प्राकृतिक स्रोतों पर राष्ट्रीय प्रभुसत्ता। प्रकृति में अनेक प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं और उन प्राकृतिक संसाधनों पर केवल विकसित देशों का प्रभुत्व न हो बल्कि विश्व के सभी देशों का समान प्रभुत्व हो, उनका प्रयोग विश्व के सभी देश कर सके, यह इस नई व्यवस्था में निर्धारित किया गया। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है व्यापार में संरक्षणवाद की समाप्ति। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत विकसित देश व्यापार में संरक्षणवाद की नीति पर चल रहे थे। ये विभिन्न शुल्कों के माध्यम से विकासशील देशों के आयात और निर्यात को प्रभावित कर रहे थे। ये विकासशील देश शुल्कों के कारण निर्यात तो कर ही नहीं पा रहे थे बल्कि उनके आयात में भी कमी आ रही थी। इसलिए इस नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में व्यापार में संरक्षणवाद को समाप्त किया गया। तकनीकी हस्तांतरण। विश्व की 85% तकनीक पर विकसित देशों का कब्जा था और विकासशील देश इन देशों के तकनीकी सामान को खरीदने का कार्य करते थे। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में विकासशील देशों को तकनीक हस्तांतरण का कार्य भी किया गया। जो तकनीक विकसित देशों के पास थी उसका हस्तांतरण विकासशील देशों को किया जाए जिससे कि उस विकासशील देश भी नए उत्पादों का निर्माण कर सके। और जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो है ब्रेन ड्रेन पर प्रतिबंध। पहले तो आप ये समझिए कि ये ब्रेन ड्रेन होता क्या है। किसी भी देश में जो व्यक्ति, उसके नागरिक जो बहुत बुद्धिमान हैं और जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को का दूसरे देश में चले जाना, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाना ब्रेन ड्रेन कहलाता है। किसी भी देश के अच्छे इंजीनियर, डॉक्टरों, शिक्षकों और टेक्नीशियनों का अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाना ब्रेन ड्रेन कहलाता है। और विकसित देशों ने ब्रेन ड्रेन का कार्य बहुत अधिक किया। तो वर्तमान जो व्यवस्था थी उसमें विकासशील देशों ने यह मांग की कि उनके देशों से ब्रेन ड्रेन
को रोका जाए और विकसित देश ब्रेन ड्रेन को प्रोत्साहित ना करे, उसे रोकने का कार्य करे, ताकि विकासशील देशों के नागरिक जो बहुत अधिक बुद्धिमान है वो उन देशों के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें। तो इस प्रकार से हमने नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की विशेषताओं को स्पष्ट किया। आज के हमारे टॉपिक्स समाप्त होते हैं और इसी के साथ दूसरी बुक का हमारा ये फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।